वन नेशन वन इलेक्शन बिल सोमवार को यानी कि कल पेश नहीं होगा। लोकसभा में कल पेश नहीं होगा बिल। लोकसभा की संशोधित लिस्ट में इस बिल का जिक्र नहीं है। 16 दिसंबर को पेश होना था वन नेशन वन इलेक्शन बिल। 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र है। ऐसे में यह माना जा रहा था कि कल यानी कि 16 दिसंबर को यह बिल पेश हो सकता है। हालांकि पहले यही सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन बिल कैबिनेट की मंजूरी के बाद लोकसभा में पेश होना था और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को सदस्यों के सामने रखते, इस बिल पर चर्चा भी होती। लेकिन यह बताया जा रहा है कि कल लोकसभा में फिलहाल बिल पेश नहीं होगा। जो संशोधित लिस्ट आई है, जो तालिका है, उसमें इस बिल का जिक्र नहीं है, यानी कि कल 16 दिसंबर को यह बिल पेश नहीं होगा। हालांकि 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलना है, तो क्या 16 से 20 तारीख के बीच बिल पेश हो सकता है। हालांकि कल 16 तारीख को नहीं होगा, तो 17, 18, 19, 20 इन 4 दिनों में ये उम्मीद है कि ये बिल लोकसभा में पेश हो सकता है। विजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजेंद्र, ये माना जा रहा था कि कल लोकसभा में पेश होगा बिल, अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को सामने रखेंगे, लेकिन जानकारी है कि जो नई लिस्ट आई है उसमें इस बिल का जिक्र नहीं है। जी जिया, जो पहली लिस्ट आई थी, जो कल आई थी, जिसमें लिखा गया था कि आज 16 तारीख को जो लिस्ट ऑफ बिजनेस है सोमवार के लिए लोकसभा का, उसमें बिल इंट्रोड्यूस करेंगे अर्जुन राम मेघवाल। और आज जो लिस्ट आई है, रिवाइज लिस्ट है, जो कल के लिए जो संशोधित सूची आई है, उसमें इस बिल का जिक्र नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि कल अब ये बिल नहीं आएगा। हालांकि शीतकालीन अधिवेशन 20 तारीख तक है। चूंकि सांसदों को ये बिल की कॉपी भेजी जा चुकी है, तो 20 तारीख तक कभी भी सरकार इसको पेश कर सकती है। कल अब नहीं आ रहा है, क्योंकि रिवाइज लिस्ट में इसका जिक्र नहीं है। तो ये माना जाए कि कल तो नहीं आएगा। अब देखना है कि अगले जो 3 दिन बचेंगे उसमें क्या सरकार लोकसभा में इसको पेश करती है। बड़ा सवाल यही है कि पहले जो लिस्ट आई थी उसमें ये जिक्र था कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो कल पेश होगा, लेकिन अब कौन सी तारीख तय की जाती है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। बड़ी खबर संभल से आपको बता दें, जहां पर 46 साल के बाद शिव मंदिर में पूजा अर्चना एक बार फिर से शुरू हो गई है। कल पुलिस सुरक्षा के बीच में अतिक्रमण हटाया गया था। रात भर मंदिर में साफ सफाई का काम चला, उसके बाद मंदिर खोला गया और सुबह मंदिर में पूजा पाठ हुआ, आरती की गई। संभल के खग्गू सराय इलाके में यह मंदिर है। आपको बता दें कि संभल के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चल रहा है और जब अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई चल रही थी, डीएम यहां पर मौजूद थे। पुलिस के तमाम कर्मचारियों के बीच, सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस मंदिर को खोला गया, साफ सफाई कराई गई, लाइट्स लगाई गई, कैमरा लगाया गया, पुलिस पिकेट यहां पर मौजूद है और उस बीच पूजा अर्चना और आरती की तस्वीरें सुबह सुबह सामने आई। दिव्यांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्यांकर, सुबह सुबह आपने तस्वीरें भी दिखाई जब यहां पर आरती हो रही थी, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि जब इस मंदिर के आसपास का जो अतिक्रमण है उसको भी हटाने की कार्रवाई होगी, मरम्मत की भी जो काम है वो भी यहां पर होना है, ये भी जानकारी मिल रही है। दिव्यांकर, जी बिल्कुल, प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने जो ये मंदिर वाली जगह है यहाँ का मुआयना किया और तस्वीरें क्या है वो हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि किस तरह से मंदिर का जो ये हिस्सा है कि आपको ये नज़र आएगा। और फिलहाल जो स्थिति है वो अंदर की कैसी है, अंदर चूँकि पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा कराई गई और जिसके बाद जो है पूजा अर्चना से लेकर तमाम सारी चीज़ों की व्यवस्था जो है वो अंदर कर दी गई। देख सकते हैं जो अंदर श्रद्धालु पूजा करने के लिए पहुँचे वो यहाँ पर बैठकर आराम से पूजा कर सकें, इसके लिए भी यहाँ पर दरी जो है वो भी बिछा दी गई है। तो ये आप तस्वीरें भी देख पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो बाहर जो जिस हिसाब से अतिक्रमण किया गया था उसके मद्देनज़र उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे हटाने का जो काम है वो लगातार चल रहा है। अगर बात करें तो रात के समय अगर कोई श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचता है तो उसके लिए यहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी की गई है। सामने आपको सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ नज़र आएगा और ये उसका तार जो है वो एक तार के सहारे जो एक सीसीटीवी कैमरा जो है उसे एक अंदर भी लगाया गया कि कहीं से अगर कोई भी यहाँ पर मंदिर को कुछ नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है या फिर कुछ भी गलत चीज़ें करने की कोशिश करता है तो उसकी पहचान आसानी से हो सके। तो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी जो सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी की व्यवस्था जो है वो भी यहाँ पर कर दी गई है। लेकिन अगर बात करें तो जो स्थानीय लोग हैं उनका इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग जो बातें हैं वो उनकी ओर से कही जा रही है। जहां हिंदू पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि चूंकि यहाँ पर
जो मुस्लिम समुदाय की संख्या है उनकी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते हिंदुओं की ओर से यहाँ पर इस इलाके से पलायन किया, जिसके बाद मंदिर पर उन लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया। वहीं अगर हमने अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, मैं आपसे विस्तार से जानूंगी लोगों का और क्या कुछ कहना है, लेकिन इस बीच एक और खबर ये कि मंदिर के आसपास रहने वाले युवाओं ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं जो दी हैं वो भी एक बार सुन लेते हैं कि आखिर उनका इस मंदिर को लेकर क्या कहना है। संभल के खग्गूसराय इलाके में 46 साल से बंद मंदिर का पता चला है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जब प्रशासन कार्रवाई कर रहा था तो उस दौरान जो मंदिर है उसके बारे में जानकारी मिली। इसको लेकर स्थानीय लोगों का क्या कहना है ये हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। सलमान जी, आपको क्या जानकारी है और जिस तरह से प्रशासन की ओर से जब कार्रवाई की गई उसके बाद इस मंदिर के बारे में पता चला, आपका क्या सोचना है, क्या कहना है आप? देखिए सर, मंदिर की तो बात ऐसी है, हम बचपन से यहाँ गुजारते, मंदिर था और मंदिर पहले भी था हमारे बचपन से, और बचपन से हम इतने बड़े हो गए और इसमें पूजा भी होती थी, लगातार पूजा होती रही है। सारी देखरेख हमारी ही रहती थी यहाँ पर पेंट वेंट कराना मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर तो नहीं जाते, किसी तरीके को इशू बनाए किसी भी तरीके का। बाकी यहाँ साफ़ सफाई पेंट वेंट की सारी जिम्मेदारी हमारी ही रहती थी, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं। क्या आपको जानकारी है? और जिस तरह से कुछ लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल था, जिसके चलते लोग पलायन कर गए और मंदिर पर कब्जा हो गया और उसे बंद कर दिया गया। क्या ना झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। मैं यहाँ पर 20 साल पहले यहाँ किराए के मकान पे रहता था यहाँ पर, तो मैंने देखा था यहाँ पर कई हिंदू परिवार रहते थे, सब मिलजुल के रहते थे, लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना था, खाना पीना था, शादियों में एक दूसरे के घर आना जाता था, कोई झगड़ा नहीं था, सब मिल बांट के मोहब्बत से रहते थे। यहाँ पूजा भी होती थी सब, लेकिन हल्के हल्के सब लोग यहाँ से जाने लगे किसी कारणवश, और फिर कोई व्यक्ति यहाँ पर ताला लगा के चला गया था। उसके बाद एक व्यक्ति आता था यहाँ पर अपनी पर्सनल गोदाम के रूप में बोरिए रख के जाता था, वो ताला बंद करता था या फिर यहाँ से बोरी रखता था? नाम से तो नहीं जानते, लेकिन सामने आने पर हम उसे पहचान सकते हैं कौन था वो, लेकिन वो अपने पर्सनल गोदाम के रूप में यूज़ करता था। सबको मालूम था यह मंदिर हिंदू समाज को ही मालूम था, मुस्लिम समाज को ही मंदिर था, कोई नया मंदिर यहाँ पैदा नहीं हुआ है। संभल के युवाओं की आप बात सुन रहे थे। वहीं संभल में आज भी बुलडोजर एक्शन लगातार रहेगा जारी। अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की जो कार्रवाई है वो संभल में आज भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कल भी अतिक्रमण हटाने के दौरान लगातार कई जो कब्जे हैं लोगों ने किए हुए थे उनको हटाया गया और इसी दौरान मंदिर भी मिला था। आज भी जो नालियों के ऊपर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है उसको हटाने का सिलसिला जारी रहेगा। वो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो स्थानीय लोग पूजा करना चाहते हैं तो वो पूजा कर रहे हैं। वो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो स्थानीय लोग पूजा करना चाहते हैं तो वो पूजा कर रहे हैं। और दिव्यांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संभल आपको लिए चलते हैं। दिव्यांकर, आज भी जो प्रशासन का बुलडोजर है वो चलेगा, अतिक्रमण हटाने का कार्य आज भी होगा और जानकारी है कि यहाँ के लोगों की भी एक पहल है कि अतिक्रमण को हटाया जाए। जो यहाँ पर आप भी खड़े हुए हैं जिस गली में, काफी कंजेस्टेड ये इलाका है, तो ऐसे में जगह निकल सके, नालियों के ऊपर से अतिक्रमण को हटाया जा सके, ये कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। दिव्यांकर जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो अवैध अतिक्रमण की, तो अगर मंदिर के मैं ऊपर वाले हिस्से को अगर आपको दिखाना चाहूँ तो किस तरह से ये जो सामने वाला स्ट्रक्चर है यहाँ से जो अतिक्रमण किया गया था उसे जब हटाया गया और इसके साथ साथ बगल वाला जो हिस्सा है उसे हम आपको दिखाना चाहेंगे। थोड़ा सा हम अपने कैमरा पर्सन मेहरबान जी से कहेंगे वो जो इस साइड वाला हिस्सा है मंदिर का उसे दिखाएं। तो ये मंदिर की चूँकि जो लोग पूजा करते हैं वो मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तो अगर उसके लिहाज से इन सारी चीज़ों को या फिर इस कब्जे को हटाया जाएगा तो ज़रूर यहाँ पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई देखने को मिल सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से मंदिर की बाकायदा पूरी तरह से साफ़ सफाई की गई है। स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है, लोकल पुलिस की टीम जो है वो अभी आपको यहाँ पर तैनात नजर आएंगी। किसी तरह की कोई स्थिति वैसी यहाँ पर ना हो पाए उसके लिए तमाम सारी चीज़ें जो है वो जरूर की गई हैं। जो मंदिर के अंदर पुजारी हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे और इसके साथ साथ बड़ी संख्या में जो पुलिस के लोग हैं वो भी आपको यहाँ पर बैठे हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर जो स्थिति की बात करें वो फिलहाल अभी यहाँ पर सामान दिख रही है। ये जो आपको कुआं नजर आएगा और इसके पास बताया जाता है कि एक पीपल का पेड़ था, उसे हटाकर यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जा जो है वो किया गया और जिसके बाद तमाम सारी जो स्थितियां हैं वो देखने को सामने मिली। और जिसके बाद बीते रोज जब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही थी, उसी दौरान मंदिर के होने की बात सामने निकल कर है, जिसके बाद
जो स्थिति है वो सब कुछ आगे धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन बड़ी बात यही है, जिस तरह से जब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस प्रशासन की ओर से इस इलाके में जब कार्रवाई की जाती है, उसमें इस मंदिर का होना और मंदिर के साथ साथ तमाम सारी अब जो चीज़ें या फिर जो कहें कहानियाँ, जो अलग अलग जो दावे दोनों पक्षों की ओर से निकल कर आ रहे हैं, इसमें देखने वाली बात होगी कि जिन लोगों ने बिल्कुल और पुलिस प्रशासन के बीच, सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है और आप तस्वीरें दिखा रहे हैं दिव्यांकर, सामान्य स्थितियां नजर आ रही है। आज भी संभल में अतिक्रमण हटाने का कार्य सुबह से जारी है। अतुल सुभाष आत्महत्या केस में एक बड़ी जानकारी, निकिता की मां भाई की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस पर यह बड़ी खबर मिल रही है। प्रयागराज पुलिस का दावा है कि हमें जानकारी नहीं थी, खबर नहीं थी। बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तारी की जानकारी नहीं दी, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम से गिरफ्तारी हुई है निकिता की मां और भाई को भी गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज से निकिता के परिवार की गिरफ्तारी हुई, लेकिन यह बड़ी जानकारी कि जो पुलिस है प्रयागराज की, उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि उन्हें खबर नहीं दी गई, जानकारी नहीं दी गई, गिरफ्तारी की कोई भी जानकारी उनके पास नहीं दी गई बेंगलुरु पुलिस के द्वारा। आपको बता दें कि बेंगलुरु पुलिस की टीम्स बनी थी और उसके बाद बेंगलुरु पुलिस लगातार निकिता और निकिता के परिवार की तलाश कर रही थी और अब बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। निकिता की मां और भाई की गिरफ्तारी भी प्रयागराज से हो गई है। लेकिन इस बीच ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि प्रयागराज पुलिस को कोई भी जानकारी, कोई खबर इनकी गिरफ्तारी की नहीं दी गई थी। ये प्रयागराज पुलिस ने दावा किया है कि बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तारी की जानकारी नहीं दी। आपको अभी तक का अपडेट हम बता दें, अतुल सुभाष जिन्होंने आत्महत्या की और अपने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया कि वो लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, यानी कि जो निकिता सिंघानिया है, अतुल सुभाष की पत्नी, निकिता का भाई और उनकी मां, ये लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे, उन्हें धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद इन तमाम बातों से परेशान होकर उन्होंने सुसाइड जैसा कदम उठाया। लेकिन उसके पहले उन्होंने वीडियो बनाया, 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और इसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया था, जिसके बाद से लगातार पुलिस इनकी तलाश कर रही थी और अब निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, निकिता के भाई और मां की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में बेंगलुरु कोर्ट में पेश भी किया गया और जुडिशियल कस्टडी में तीनों को भेज दिया गया है। पूछताछ अब पुलिस कर रही है लगातार, पुलिस की तरफ से तीनों से अलग अलग पूछताछ की जाएगी, क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे, आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि निकिता के चाचा की भी गिरफ्तारी इस बीच हो सकती है, लेकिन प्रयागराज पुलिस ने इस बीच दावा किया कि बेंगलुरु पुलिस ने हमें गिरफ्तारी की जो जानकारी है वो नहीं दी और जो निकिता के भाई और मां की गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई है, इसके बारे में हमसे संपर्क भी नहीं किया गया, ये प्रयागराज पुलिस का कहना है। गिरफ्तारी के लिए बेंगलुरु पुलिस ने टीम्स का गठन किया था, टीम्स अलग अलग इलाकों में जाकर तलाश कर रही थी निकिता और निकिता के परिवार की। अब जब गिरफ्तारी हो गई है, प्रयागराज पुलिस की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया कि बेंगलुरु पुलिस ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया, कोई जो गिरफ्तारी की जानकारी है वो साझा नहीं की गई। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद मोइन, प्रयागराज पुलिस की तरफ से क्या जानकारी दी गई है, क्या अपडेट? देखिए, बेंगलुरु पुलिस भले ही इस बात का दावा कर रही है कि हमने निकिता की मां निशा सिंघानिया और भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है, लेकिन प्रयागराज पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि बेंगलुरु पुलिस ने उनसे किसी तरह का कोई संपर्क नहीं किया था और जब गिरफ्तारी की गई तो गिरफ्तारी के बाद भी प्रयागराज पुलिस को ना तो सूचना दी गई और ना ही आरोपियों को प्रयागराज के किसी पुलिस स्टेशन लाया गया। इतना ही नहीं, प्रयागराज पुलिस ने छानबीन की तो इस बात का भी पता लगा है कि प्रयागराज की किसी भी कोर्ट में इन दोनों आरोपियों को पेश नहीं किया गया। क्योंकि नियम ये होता है कि अगर आप दूसरी जगह पर किसी को गिरफ्तार करते हैं और आपको दूसरे राज्य ले जाना है तो आमतौर पर ट्रांजिट रिमांड बनवाया जाता है। वो ट्रांजिट रिमांड तब तक काम करता है जब तक वो दूसरी कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर दिया जाता है। तो बेंगलुरु पुलिस भले ही ये दावा कर रही हो कि हमने प्रयागराज की गिरफ्तारी की है, लेकिन उसने प्रयागराज पुलिस से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं किया था, प्रयागराज पुलिस की कोई मदद नहीं ली थी और गिरफ्तारी के बाद भी ना तो प्रयागराज पुलिस को सूचना दी, ना किसी पुलिस स्टेशन या कोर्ट में प्रोड्यूस किया। तो मोहम्मद मोइन, क्या ऐसे में ये समझा जाए कि बहुत जल्दीबाजी में पूरी कार्रवाई की गई, किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई, और क्या इस पूरे मामले को लेकर बेंगलुरु पुलिस ने कहा है कुछ प्रयागराज पुलिस को लेकर कोई जानकारी? नहीं,
नहीं, प्रयागराज पुलिस और बेंगलुरु पुलिस में फिलहाल कोई तालमेल नहीं है, आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि तो कई टीमें गठित की गई थी। एक टीम लगातार जौनपुर में जो सिंघानिया परिवार का घर है वहां पर कैंप कर रही थी, और जब ये जानकारी मिली है कि निशा सिंघानिया और जो दूसरे आरोपी हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों से संपर्क कर रहे हैं, अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर रहे हैं, जो कागजी औपचारिकताएं होती है उन्हें पूरा करने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं, तो उसके बाद सर्विलांस की मदद से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि सर्विलांस की मदद से उनके फोन ट्रेस किए गए होंगे और प्रयागराज में किसी जगह से उनकी गिरफ्तारी की गई होगी। लेकिन प्रयागराज पुलिस ठीक, ये तमाम बातें हैं, हालांकि और इस पूरे मामले को लेकर क्या डेवलपमेंट होता है इस पर नजर रहेगी। बड़ी खबर आपको बता दें महाराष्ट्र से, जहां देवेंद्र फडणवीस सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा। नए मंत्रियों को नागपुर में शपथ दिलाई जानी है। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल में करीब 35 से 40 मंत्रियों के शामिल किए जाने की उम्मीद है। बीजेपी के 18 से 20 विधायक मंत्री बन सकते हैं। शिवसेना के 10 से 11 और एनसीपी के 8 से 11 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो आज फडणवीस सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। एनसीपी से सना मलिक मंत्री बन सकती हैं, साथ ही बीजेपी से पंकजा मुंडे के मंत्री बनने की संभावना है। हालांकि इन सभी को फोन आ चुका है, मैसेजेस पहुंच चुके हैं कि उन्हें नागपुर में उपलब्ध रहना है, अवेलेबल रहना है, नागपुर पहुंचे क्योंकि उनका शाम को शपथ ग्रहण होना है। तो कई नेताओं को शपथ ग्रहण के लिए फोन आ चुका है और ऐसे में उन नाम की लिस्ट में नितेश राणे का नाम है, चंद्रकांत पाटिल, पंकज भोयर का भी नाम शामिल है, गिरीश महाजन, जय कुमार रावल, पंकजा मुंडे, इनको फोन और मैसेजेस पहुंच चुके हैं। राधाकृष्ण विखे पाटिल को भी फोन आ चुका है। कुछ नेताओं ने, कुछ विधायकों ने तो विस्तार के लिए, अपने आप को शामिल होने के लिए आभार भी नेतृत्व का कर दिया है। नितेश राणे, शिवेंद्रराज भोसले को भी फोन आ चुका है। आज ये तमाम बड़े नाम जो कि शपथ लेते हुए आएंगे नजर। कई ऐसे अनुभवी चेहरे और कई युवा चेहरे भी मंत्रिमंडल में इस वक्त नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी अजित गुट के कई नेताओं को फोन आ चुका है शपथ ग्रहण के लिए। अदिति तटकरे, बाबा साहेब पाटिल, दत्त बामा भरने का भी ये कहना है कि उनको फोन और मैसेज आ चुका है कि वो नागपुर पहुंचे और उनका शपथ ग्रहण आज होना है। साथ ही शपथ ग्रहण के लिए हसन मुशरीफ, नरहरी जिरवाल को भी फोन पहुंच चुका है। ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी आज सुबह सुबह सभी को फोन कर रही है जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है। और साथ ही अजित पवार ने अपने नेताओं को कल ही फोन कर दिया था शाम को कि वो नागपुर पहुंचे, उनका शपथ ग्रहण शाम को होना है। आज शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है महाराष्ट्र में वो शुरू होना है और उसके पहले ये मंत्रिमंडल विस्तार आज यानी कि रविवार को हो रहा है। शाम 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा जिसमें 35 से 40 विधायक पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। एनसीपी गुट से कौन से वो बड़े नाम, वो भी हम आपको बता रहे हैं। एनसीपी अजित गुट से ये बड़े नाम आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए वो बड़े चेहरे जिसकी संभावना है जो आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कौन बनेगा मंत्री, बीजेपी कोटे से कौन होगा, शिवसेना शिंदे गुट से कौन होगा, ये हम आपको बता रहे हैं। उदय सामंत, शंभूराज देसाई, गुलाब राव पाटिल, दादा भुसे, संजय राठौर, संजय शिरसाट, भरत शेठ गोगावले, प्रकाश आबिटकर, योगेश कदम, आशीष जायसवाल और प्रताप सरनाइक। शिंदे गुट के ये संभावित चेहरे हैं जो मंत्री पद की शपथ आज ले सकते हैं। ये वो बड़े नाम, इनको फोन और मैसेजेस भी पहुंच चुके हैं कि नागपुर में इन्हें रहना है और आज शाम 4 बजे मंत्री पद की शपथ लेना है। बीजेपी कोटे से संभावित मंत्री चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, सुधीर मुगंटीवार, चंद्रशेखर बावनकुले बीजेपी कोटे से, साथ ही आशीष शेलार, राधाकृष्ण विखे पाटिल, पंकजा मुंडे और रविंद्र चौहान ये भी मंत्री पद की शपथ आज लेंगे। कई चेहरों को आप देख रहे हैं जिनको फोन भी आ चुका है, मैसेज आ चुका है। कई युवा चेहरे इसमें आपको नजर आएंगे इस लिस्ट में और कई ऐसे चेहरे जो कि काफी अनुभवी हैं। मंगल प्रताप लोढ़ा, शिवेंद्र राजे भोसले, अतुल बच्चाव और माधुरी मिसाल, ये वो नाम जो कि आज मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखेंगे। साथ ही आपको बता दें देवयानी फरांदे, संजय कुटे और गणेश नाइक बीजेपी कोटे से 18 से 20 ऐसे विधायक हैं जो कि आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। किसके पास कौन सा विभाग होगा,
कैसे संतोष करेंगे, किस विभाग से कौन से नेता और कौन से पार्टी, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन आज ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये मंत्री पद की शपथ आज लेने जा रहे हैं। शिवसेना कोटे से संभावित चेहरे उदय सामंत, शंभुराज देसाई, दादा भूसे, ये पहले ही तय कर लिया गया था कि ये कुछ बड़े नाम हो सकते हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही थी कि जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, उनका नाम काटा भी जा सकता है और नए चेहरों को जगह मिल सकती है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने हैं। ऐसे में नए चेहरों पर भी दांव खेलना चाहती है तीनों ही पार्टियां। ऐसे में अजित पवार गुट हो या फिर शिवसेना शिंदे गुट हो या बीजेपी, नए चेहरों को भी पूरा मौका और मैदान में उतारने की तैयारी में है। तो बीजेपी नेता गिरीश महाजन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें शपथ ग्रहण के लिए मैसेज पहुंच चुका है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार भी वो व्यक्त करते नजर आए। गिरीश महाजन, उन्होंने ये दावा किया है, उन्होंने कहा है कि उनके पास मैसेज आया है कि उन्हें शपथ लेनी है, आज शपथ ग्रहण करना है, और उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया है। तो गिरीश महाजन भी पुख्ता जानकारी ये साझा करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो आज शपथ लेने के लिए नागपुर में आज 4 बजे राजभवन में नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष नेतृत्व है, अध्यक्ष हमारे माननीय अमित भाई है, माननीय देवेंद्र जी है, मावनपुरी जी, सबका आभार कि मुझे आज मैसेज आया है। मैं एक फ़्लाइट से अभी लैंड हुआ हूँ और हवा में ही मुझे मैसेज मिला कि भाई आपको शपथ लेना है, वोट लेना है। इसके लिए सभी पदाधिकारी, उनका तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आज 4 बजे शपथ लेने के लिए मुझे कहा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वैभव परब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, कुछ नेताओं को, कुछ विधायकों को फोन या मैसेज पहुंच चुका है कि उनको शपथ लेना है। आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा। 35 से 40 वो चेहरे जो कि आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखा गया तो पिछले 23 नवंबर को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और उसके बाद अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। बल्कि कल से महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र है नागपुर में, वो शुरू हो रहा है और उससे पहले ये विस्तार की खबर आ रही है। अब देखा जाए तो महायुति की मजबूत सरकार है, इनको बहुमत की सरकार मिली है। अब आने वाले दिनों में कई सारे चुनाव होने वाले, उसको देखते हुए तीनों पार्टियों ने अपने नए और पुराने चेहरे को यहाँ पे साथ मिलाकर एक मंत्रिमंडल बनाया है। जैसे कि गिरीश महाजन एक अनुभवी नेता है भाजपा के, उनको यहाँ पे मौका दिया गया है। दूसरी तरफ देखा गया तो शिवसेना की बात करेंगे तो उदय सामंत है जो अनुभवी है और एकनाथ शिंदे और बीजेपी के दुआ माने जाते हैं। तो जो बीच का कन्वर्सेशन होता है वो उनकी तरफ से होता है। अब अजित पवार की पार्टी देखेंगे तो अजित पवार की पार्टी में भी छगन भुजबल जैसे बड़े नेताओं का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है। यानी बुजुर्ग नेता, अनुभवी नेता और नए नेता, यहाँ पे उनका मिलाप होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह से आने वाले चुनाव में इस प्रकार से महायुति की जो सरकार है वो आगे बढ़ेगी, इसका एक अंदाजा यहाँ पे लगाया जा रहा है। लेकिन नीतीश राणे हो, योगेश कदम हो या फिर आदित्य तटकरे हो, इन जवान नए चेहरों को, यहाँ पे यंग चेहरों को यहाँ पे पूरी तरह से पहले प्राधान्य दिया गया है और इसकी वजह से ये मंत्रिमंडल का विस्तार है आज शाम 4 बजे होने जा रहा है। बिल्कुल वैभव, तो ये जो लिस्ट सामने आ रही है जिसमें बीजेपी से 18 से 20 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, क्या कोई बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं इसमें जिनका टिकट, माफ कीजिएगा, जिनका नाम मंत्री पद से हटा हो, कटा हो? हालांकि आगे और मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे जिनको अब पीछे करने की तैयारी हो पार्टियों की तरफ से? जी बिल्कुल, जैसे मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि कई अनुभवी चेहरे यहाँ पे साथ लिए गए हैं, लेकिन जो काम की नहीं, जिनका परफॉर्मेंस पूरी तरह से लो रहा है, उनको उनका पता है, वो यहाँ पे कट कर दिया गया है। अब शिवसेना की बात करेंगे तो दीपक केसरकर है, तानाजी सावंत है और अब्दुल सत्तार है। ये तीनों बड़े नेताओं को एकनाथ शिंदे ने घर पे बिठाने का फैसला लिया है। इनको कोई मंत्री पद इस बार दिया गया नहीं है ताकि तो सारे विधायकों ने इनके खिलाफ शिकायत कर दी थी। अब भाजपा की जो स्ट्रैटेजी है वो अभी तक धीरे धीरे सबको फोन जा रहे हैं, तो अभी तक ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि किसका पता यहाँ पे कट हो रहा है। क्योंकि 20 विधायक है, यहाँ पे 20 विधायक शपथ लेने वाले हैं, उसमें से कई बुजुर्ग और बड़े नेता है, अनुभवी नेता है,
उनको इस देवेंद्र की टीम में शामिल नहीं किया जाएगा, ये पहले से ही पता चला है। पर अभी तक कौन कौन नहीं है ये अभी तक सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अजित पवार बिल्कुल, कौन कौन से नाम इसमें तय रूप से या मुख्य रूप से शामिल किए जा रहे हैं, कुछ नाम सामने आ चुके हैं और कितने लोगों को फोन पहुंचता है, इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, अतुल सुभाष आत्महत्या केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर मिल रही है। निकिता की मां और भाई की गिरफ्तारी पर एक बड़ा अपडेट। बेंगलुरु पुलिस की कार्रवाई को लेकर प्रयागराज पुलिस ने अनुमान व्यक्त किया है कि बेंगलुरु पुलिस ने 2 दिन पहले ही गिरफ्तारी कर ली थी, यानी कि निकिता की मां और भाई की जो गिरफ्तारी हुई है वो 2 दिन पहले ही हो गई थी। कागजों पर शनिवार को गिरफ्तारी दिखाई गई है। प्रयागराज पुलिस की तरफ से यह अनुमान व्यक्त किया गया है। मां और भाई के फोन के सहारे से ही निकिता का ठिकाना पता चला कि वो गुरुग्राम में इस वक्त हैं, तो बेंगलुरु पुलिस गुरुग्राम पहुंचती है और निकिता सिंघानिया की भी गिरफ्तारी हो जाती है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बेंगलुरु पुलिस की कार्रवाई को लेकर प्रयागराज पुलिस ने अपना ये अनुमान व्यक्त किया है, क्योंकि प्रयागराज पुलिस का दावा है कि बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तारी को लेकर कोई संपर्क नहीं किया, कोई जानकारी साझा नहीं की, ट्रांजिट रिमांड की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं कराई गई। ऐसे में अब प्रयागराज पुलिस का यह अनुमान है कि बेंगलुरु पुलिस ने 2 दिन पहले ही ये गिरफ्तारी कर ली थी। कागजों पर शनिवार को ये गिरफ्तारी, यानी कि कल की गिरफ्तारी दिखाई गई है कागजों में, लेकिन 2 दिन पहले ही मां और भाई की गिरफ्तारी हो चुकी थी। और जब फोन को खंगाला गया तो फोन के सहारे से ही निकिता सिंघानिया के ठिकाने का पता चला। बेंगलुरु पुलिस उसके बाद गुरुग्राम पहुंचती है और निकिता सिंघानिया की भी गिरफ्तारी हो जाती है और अब सभी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, आगे पूछताछ की जाएगी। लेकिन इस बीच प्रयागराज पुलिस की तरफ से यह भी दावा किया गया कि जो गिरफ्तारी हुई है कोई संपर्क नहीं किया गया, बेंगलुरु पुलिस और प्रयागराज पुलिस के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ और जो गिरफ्तारी की प्रोसेस होती है एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में ट्रांजिट रिमांड की जो प्रक्रिया होती है वो भी नहीं कराई गई। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद मोइन, प्रयागराज पुलिस ने कुछ अनुमान व्यक्त किए हैं, कहा है कि कल नहीं बल्कि 2 दिन पहले ही मां की और भाई की गिरफ्तारी हो चुकी थी। देखिए, इस तरीके का अनुमान प्रयागराज पुलिस की तरफ से व्यक्त नहीं किया गया है, ना कि किसी अधिकारी ने कहा गया है। लेकिन जो कानून के जानकार हैं, जो उनका ये कहना है कि ये सिंघानिया परिवार जो था वो गुरुवार को यानी थर्सडे के दिन प्रयागराज आया था। प्रयागराज में अपने वकीलों से संपर्क किया था, अग्रिम जमानत के कागजातों पर दस्तखत किया था और वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल हो गए थे। तो बहुत मुमकिन है कि अगर कर्नाटक पुलिस, बेंगलुरु पुलिस ये दावा कर रही है कि हमने प्रयागराज से मां अनिशा सिंघानिया और भाई अनुराग की गिरफ्तारी की है, तो बहुत मुमकिन इस बात को लेकर के है कि इनकी गिरफ्तारी थर्सडे के दिन ही की गई थी। उत्तर प्रदेश के संभल से अभी की बड़ी खबर मिल रही है। 46 साल बाद खोले गए मंदिर के कुएं से अतिक्रमण हटाया गया है। कुएं को पूरी तरह से पाट दिया गया था। शिव मंदिर परिसर में यह कुआं था और आपको यह भी बता दें कि 1978 के बाद पहली बार कल ये मंदिर खोला गया था। मंदिर में आज से दोबारा पूजा अर्चना शुरू हुई, सुबह सुबह आरती भी की गई और उस कुएं की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस कुएं को पाट दिया गया था और अब इस कुएं से जो अतिक्रमण है वो हटा दिया गया है। कल 46 साल बाद ये मंदिर खुला, पूजा अर्चना हुई, साफ सफाई यहाँ पर की गई, व्यवस्थाएं की गई, पूजा की, लाइट लगाई गई और पुलिस की मौजूदगी में यहां से अतिक्रमण को हटाने का जो कार्य है वो लगातार चल रहा है। उस कुएं की तस्वीर और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक पेड़ भी था, पीपल का पेड़, जिसको हटाकर यहाँ पर अतिक्रमण कर लिया गया था। इस पूरे अतिक्रमण को अब हटा लिया गया है। आज भी अतिक्रमण हटाने का कार्य संभल में चल रहा है और इस इलाके से जो तस्वीरें सामने आई सुबह सुबह की, यहाँ पर कल जो मंदिर खुला 1978 के बाद पहली बार, उसमें पूजा अर्चना भी की गई, सुबह सुबह आरती भी की गई। आपको बता दें कि 1978 के बाद से यहाँ पर पलायन शुरू हो गया था। कई हिंदू परिवार यहाँ से पलायन कर दूसरे शहर, दूसरे स्थानों पर चले गए थे और उसके बाद इस मंदिर पर ताला लग गया था। 1978 के बाद कल पहली बार यानी कि 46 साल के बाद ये मंदिर खोला गया, साफ सफाई हुई, पूजा अर्चना की गई और इस मंदिर के अंदर से शिव पार्वती की भी तस्वीरें सामने आई हैं, शिवलिंग मिला है और साथ ही हनुमान जी की एक मूर्ति भी मिली है।
अगर बात करें तो अवैध अतिक्रमण की, तो अगर मंदिर के मैं ऊपर वाले हिस्से को अगर आपको दिखाना चाहूँ तो किस तरह से ये जो सामने वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ से जो अतिक्रमण किया गया था उसे जब हटाया गया, और इसके साथ साथ बगल वाला जो हिस्सा है उसे हम आपको दिखाना चाहेंगे। थोड़ा सा हम अपने कैमरा पर्सन मेहरबान जी से कहेंगे वो जो इस साइड वाला हिस्सा है मंदिर का उसे दिखाएं। तो ये मंदिर की, चूंकि जो लोग पूजा करते हैं वो मंदिर की परिक्रमा ही करते हैं, तो अगर उसके लिहाज से इन सारी चीज़ों को या फिर इस कब्जे को हटाया जाएगा तो ज़रूर यहाँ पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से मंदिर की बाकायदा पूरी तरह से साफ सफाई की गई है। स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है, लोकल पुलिस की टीम जो है वो अभी आपको यहाँ पर तैनात नजर आएंगी। किसी तरह की कोई स्थिति वैसी यहाँ पर ना हो पाए उसके लिए तमाम सारी चीज़ें जो है वो जरूर की गई हैं। जो मंदिर के अंदर पुजारी हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, और उसके साथ साथ बड़ी संख्या में जो पुलिस के लोग हैं वो भी आपको यहाँ पर बैठे हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर जो स्थिति की बात करें वो फिलहाल अभी यहाँ पर सामान्य दिख रही है। ये जो आपको कुआं नजर आएगा और इसके पास बताया जाता है कि एक पीपल का पेड़ था, उसे हटाकर यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जा जो है वो किया गया, और जिसके बाद तमाम सारी जो स्थितियां हैं वो देखने को सामने मिली। और जिसके बाद बीते रोज जब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही थी, उसी दौरान मंदिर के होने की बात सामने निकल कर है, जिसके बाद जो स्थिति है वो सब कुछ आगे धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यही है, जिस तरह से जब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस प्रशासन की ओर से इस इलाके में जब कार्रवाई की जाती है, उसमें इस मंदिर का होना और मंदिर के साथ साथ तमाम सारी जो चीज़ें या फिर जो कहें कहानियाँ, जो अलग अलग जो दावे दोनों पक्षों की ओर से निकल कर आ रहे हैं, इसमें देखने वाली बात होगी कि जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया, जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया, उनकी पहचान कब तक होती है, उनको लेकर क्या कार्रवाई करती है।